नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं चांद कुमार। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर यूपीएससी से जुड़ी हुई पॉलिटी की एक सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें हम ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 कवर कर चुके हैं। आज हम पार्ट 4A की तरफ बढ़ेंगे, जहां पे हम फंडामेंटल ड्यूटीज को कवर करेंगे, जानेंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज को क्यों लाया गया, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया क्या गया है, एंड साथ ही में जानेंगे कि क्रिटिसिज्म क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर। वो सारी चीजें आज कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि काफी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। एंड चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन से। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज को आखिर लाया क्यों गया। देखिए, देयर इज अ सेइंग दैट वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ ड्यूटी, यानी कि ड्यूटीज एंड राइट्स आर इनसेपरेबल। जहां एक तरफ हम देखते हैं कि पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वहीं पे दूसरी तरफ हमारी डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी बनाने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया। ऑल्दो दीज वर नॉट देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हें पार्ट 4A की फॉर्म में हमें देखने को मिलता है कि 1976 में लाया गया। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज को लाने का मुख्य कारण रहा। अगर मैं ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं, देखिए जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमें देखने को मिलती हैं। इनके जो टाइटल्स हैं, इन्हीं में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज के लाने का कारण पता चल जाता है, इन्हीं में आपको ऑब्जेक्टिव्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, फंडामेंटल ड्यूटीज को लाने का सबसे पहला कारण था वो ये था कि हमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेंस ऑफ सिटीजनशिप देने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया। एक हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारे जो फेलो जो लोग हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनके साथ हमारी सोशल हार्मनी हो, इंक्लूसिविटी हो, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया। प्रोमोटिंग दिस सेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियटिज्म, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया। साथ ही में कहता है जी, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, पेट्रियटिज्म की भावना को बनाने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया। एंड प्रोमोटिंग साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमनिज्म, नर्चरिंग दी सेंस ऑफ ड्यूटी टुवर्ड्स फेलो सिटीजंस, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया। सो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स अभी हम जब फंडामेंटल ड्यूटीज को एक एक करके डिस्कस करेंगे, वहां और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएंगे। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि दीज वर नॉट देयर ओरिजिनल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हें 1976 में ऐड किया गया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। इन्हें ऐड किया गया। ओरिजिनली हमें देखने को मिलता है कि आर्टिकल 51A, जिसमें ये फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया, उसमें क्लॉज A to J था, यानी कि टोटल 10 ड्यूटीज थी। इसके बाद 86th अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में, जहां पे क्लॉज K ऐड किया गया एंड दिस बिकेम द 11th ड्यूटी। हमें देखने को मिलता है कि जो 11th ड्यूटी है, ऑल्दो वी विल डिस्कस, बट देन इट इज अ ड्यूटी ऑन द पेरेंट्स और द गार्जियंस टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स। ठीक है, चलिए फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। अगेन कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सो इसमें कुछ अलग नहीं है, बस इतना है कि दीज आर इन द पार्ट 4A। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा 10 ड्यूटीज को लाया गया एंड देन 86 के द्वारा 11th ड्यूटी को इंट्रोड्यूस किया गया। दीज आर इन कॉन्सोनेंस टू द आर्टिकल 29 क्लॉज 1 ऑफ UDHR, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए यहां पे लिखा मैंने। एंड ये मोरल ऑब्लिगेशंस है, जहां एक तरफ हमने देखा कि फंडामेंटल राइट्स अगर कोई इन्फ्रिंज करता है, आप उनकी इंश्योर कर सकते हो कि भाई वो फुलफिल हो एंड आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हो। वहीं अगर कोई सिटीजन अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करता है, तो उसके खिलाफ किसी के पास कोई रेमेडी नहीं है। दीज आर जस्ट मॉरल ऑब्लिगेशंस। ये एक क्रिटिसिज्म भी है इसका कि भाई ये मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं, यहाँ पे एक लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, बट दैट इज समथिंग विच विल डिस्कस टुवर्ड्स द एंड। कहते हैं जी, though just like the DPSPs, these are not justiciable, but in case of non-compliance, no legal action is taken. And दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो है सिर्फ सिटीजन्स के लिए है, कोई नॉन सिटीजन के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं लाई गई हैं। चलिए, एम्स स्टूडेंट्स यूनियन वर्सेस एम्स का एक केस था, उसमें कहा गया था कि ऑल्दो दीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द रिट ऑफ द कोर्ट, येट दे ऑफर वैल्यूएबल गाइडेंस एंड एड टू इंटरप्रेट एंड रिजॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल डिस्प्यूट्स। सो ये इसमें कहा गया कि भाई देखिए, वैसे तो फंडामेंटल ड्यूटीज इंप्लीमेंटेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, बट एक गाइडलाइन जरूर मिलती है कोर्ट को। जब भी कभी किसी कानून को इंटरप्रेट करते समय कोई कंफ्यूजन होती है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज का सहारा लिया जा सकता है। चलिए, आर्टिकल 51A, जैसे मैंने आपको कहा कि फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, इसमें ये 10 ड्यूटीज हैं। मैं इनको एक एक करके यहाँ पे क्योंकि डिस्कस करने वाला हूं, तो ये यहाँ पे वहीं पे पढ़ेंगे, इनको सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। ये 10 की 10 ड्यूटीज यहाँ पर दी गई हैं। 51A क्या कहता है, चलिए शुरुआत करते हैं पहली फंडामेंटल ड्यूटी से। कहता है जी, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स
एंड इंस्टीट्यूशंस एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। सो क्या कहता है, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अकॉर्डिंग सरकार चलानी होगी। एंड एज अ सिटीजन हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रिंसिपल्स हैं, चाहे वो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, उनके थ्रू हम अबाइड करें, उनको अपने जीवन में फॉलो करके चलें। दूसरा क्या कहता है जी, रिस्पेक्ट द आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। अब आइडियल्स क्या है, आइडियल्स मैंने आपको बताया जो भी हमने अभी डिस्कस किए, एस्पिरेशंस भी मैंने आपको बताई। अब कहते आइडियल्स में अगर मैं आपको बताऊं, डेमोक्रेसी है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेक्युलरिज्म है, ये सारे आइडियल्स हैं। कहते जी एक तो आपको इन आइडियल्स को रिस्पेक्ट करना होगा। दूसरा इंस्टीट्यूशंस, जैसे हमारी वेरियस कोर्ट्स हैं, हमारे जो मंत्रिमंडल है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, हमारी पार्लियामेंट है, इन इंस्टीट्यूशंस की भी आपको रिस्पेक्ट करनी होगी। एंड द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम की भी आपको रिस्पेक्ट करनी होगी। अब इस ड्यूटी को इंप्लीमेंट करने के लिए, यानी कि इसे लीगल फॉर्म देने के लिए हमें देखने को मिलता है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 भी लाया गया, क्योंकि अगेन दिस इज ऑल्सो अ डीपीएसपी, यानी कि सरकार के लिए भी एक दिशा निर्देश था। आपको याद होगा हम पढ़कर आए हैं, तो सरकार को भी ये दिशा निर्देश दिया गया है कि भाई सरकार हमारे जितने भी नेशनल सिंबल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करेगी एंड उनकी रक्षा करेगी। सो ये जो है डीपीएसपी की भी फॉर्म में था, इसलिए एक एक्ट भी लाया गया है। एक केस आया था श्याम नारायण चौकसी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है। आपको याद होगा कि भाई कुछ साल पहले सरकार ने ये अनिवार्य कर दिया था कि भाई जो सिनेमा थिएटर्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, वहां पे मूवी के शुरू होने से पहले नेशनल एंथम प्ले किया जाएगा। उसी को लेकर ये चैलेंज किया गया था। एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, चलिए देखते हैं। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट said that section 3 of prevention of insults to national honor act PIL was observed, so no one is allowed to disrespect national anthem or national flag. Nonetheless, playing the national anthem in cinema halls on the screen may not be made mandatory. The committee appointed by the government will be deciding it. So basically यहाँ पे कह दिया गया था कि भाई आपको ये मैंडेटरी नहीं बना सकते हैं आप कि भाई जो सिनेमा हॉल्स हैं उन्हें नेशनल एंथम प्ले करना ही होगा। ऑल्दो इट वाज एम्फसाइज्ड बाय द कोर्ट कि नेशनल एंथम व्हेनेवर इट इज प्लेड और संग द पीपल आर ऑब्लाइज्ड टू शो रिस्पेक्ट। सो ये ऑब्लाइज करना होगा हमें नेशनल एंथम को, ये कोर्ट ने इसके ऊपर जोर देकर कहा। बट कहीं पे भी मैंडेटरी बनाने के लिए ये नहीं कहा गया, यानी कि मैंडेटरी नहीं बना सकती सरकार। दूसरा 51A(b) क्या कहता है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब देखिए चेरिश नोबल आइडियल्स का मतलब क्या है, वो आइडियल्स जिन्होंने हमारे लीडर्स को गाइड किया, जैसे कि सेक्युलरिज्म, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस। अब देखिए जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल हुआ उस समय जो हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने एक सपना देखा था, कुछ चीजों को अचीव करने की कोशिश की थी। वो जो चीजें थी या जो आइडियल्स थे उन्हें हमें क्या करना है, चेरिश करना है। चेरिश का मतलब वी हैव टू एंजॉय दोज थिंग्स। कहते हैं कॉल अपॉन द सिटीजंस नॉट ओनली टू रिमेंबर एंड अप्रिशिएट द सैक्रिफाइस मेड बाय दोज who fought for freedom but also actively incorporate these value into their lives. तीसरा क्या है जी 51A clause C, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. Upholding the sovereignty means what? देखिए sovereignty का मतलब होता है संप्रभुता, यानी कि internal as well as external decision making power and the power to implement those decisions. सरकार की sovereignty या गवर्नमेंट की या जो स्टेट की sovereignty है उसमें क्या आ जाएगा, सबसे पहली बात तो कि सरकार अपने देश के लिए कानून बना पाए, उन कानूनों को लागू कर पाए। अब वो लागू कैसे होंगे, वो हम सिटीजन्स ने लागू करने हैं, हम सिटीजन्स ने उन कानूनों को अबाइड करना है। कहते हैं जी अगर आप एक सिटीजन हैं, इट इज योर ड्यूटी टू फॉलो द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट, टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द गवर्नमेंट, सो दैट हमारे देश की जो सॉवरेनिटी है, हमारे देश की जो संप्रभुता है उसको चैलेंज ना पहुंचे। दूसरा, यू हैव टू इंश्योर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। यूनिटी का मतलब क्या है, अखंडता। अखंडता मतलब क्या कि भाई देखिए हम एक डाइवर्स कंट्री है, एक ऐसी कंट्री जो कि एक ऐसे दौर में से निकल कर आए हैं जहां पर कई सारी स्टेट, ओवर 550 स्टेट्स को जोड़कर भारत को बनाया गया। अब एक डाइवर्स कंट्री में जहां इतने रिलीजन्स एंड इतने लैंग्वेजेस हैं, फ्रेजाइल है एटमॉस्फेयर, एंड कहता है जी उसे टूटने से बचाना है, आपको देश की इंटीग्रिटी को बचाना है, ये आपकी ड्यूटी है। कोई भी ऐसा काम आप नहीं कर सकते जिससे देश की अखंडता के ऊपर कोई नुकसान पहुंचे। 51A(d) क्या कहता है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। अब देखिए ये तो हमारा फंडामेंटल राइट जो हम पढ़कर आए हैं, दैट ऑल्दो वी कैन नॉट बी फोर्स्ड टू डू labor, but then if the government wants,
इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन वी कैन बी आस्क्ड टू डू सर्विस ऑफ द नेशन, राइट। सो वो तो हम आर्टिकल 23 में पढ़कर भी आए, बट देन यहां पर हमारे ऊपर एक ड्यूटी भी कास्ट कर दी गई कि भाई जब कभी भी कोई ऐसी दुविधा आती है, ये आपकी जिम्मेवारी है एज अ सिटीजन कि आपको कंट्री को बचाना है, कंट्री को डिफेंड करना है, एंड देश के लिए जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको अपनी सर्विस देनी है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो डॉक्टर के नाते, टीचर हैं तो टीचर के नाते, प्रोडक्शन में है तो प्रोडक्शन के नाते आपको अपने देश के लिए सेवाएं देनी है, जो कि आपकी एक ड्यूटी बना दी गई। ठीक है जी। फिर 51E क्या कहता है, 51A क्लॉज ई क्या कहता है, टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड amongst all the people in India, transcending religious, linguistic and regional and sectional diversities, and to renounce practices derogatory to the dignity of the women। देखिए दो चीजें यहां पर कही गई हैं। पहला तो ये कि फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा, भ्रातृत्व की जो भावना है उसे आपको बनाए रखना है, एंड ये सारे जो रिलीजन्स हैं, लिंग्विस्टिक, रीजनल एंड सेक्शनल डाइवर्सिटीज हैं, अक्रॉस all these things you have to maintain that brotherhood वाली feeling। and इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात कही गई है that जो dignity of the women है, इसके खिलाफ आप कोई भी एक्शन या कोई भी आप ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जिससे dignity of the women के ऊपर कोई असर पड़ता हो। so ये जो दो चीजें हैं ये आर्टिकल 51A क्लॉज ई में कही गई हैं। 51A क्लॉज F में कहा गया है to value and preserve the rich heritage of our composite culture। नाउ कंपोजिट कल्चर की यहां पे बात की गई है। यहां पर कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर सोसाइटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के कल्चर की बात नहीं की गई है। वर्ड विच इज इंपॉर्टेंट हियर इज कंपोजिट कल्चर। नाउ कंपोजिट कल्चर का मतलब यह है कि हमारे देश में जितनी डाइवर्सिटी है, जितने धर्म है, जितनी लैंग्वेजेस हैं, जितनी सोसाइटीज हैं, जितनी कम्युनिटीज हैं, सबका अपना अपना कल्चर है। ये सबका कल्चर बनाकर मिलाकर बनता है कंपोजिट कल्चर। तो जब हम कल्चर बचाने की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का कल्चर यहां पे बचाने की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के सभी कम्युनिटी, सभी सोसाइटी का कल्चर बचाने की, प्रिजर्व करने की, वैल्यू करने की बात कर रहे हैं। व्हेन वी से वी हैव टू वैल्यू द कंपोजिट कल्चर, इट मींस वी हैव टू रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट टू ऑल द कल्चर्स। एंड व्हेन वी से वी हैव टू प्रिजर्व, दैट मींस व्हाट, वी मस्ट टेक स्टेप्स कि जिससे हम अपना कल्चर को या अपने देश की जो बाकी कम्युनिटीज हैं उनके कल्चर को बचाने में मदद कर सकें। कैसे कर सकते हैं मदद? तो इसको हम एजुकेशन के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, इसको अवेयरनेस के थ्रू हम प्रमोट कर सकते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजिंग वेरियस प्रोग्राम्स, उनके थ्रू हम कल्चर को प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या कहते हैं जी? अब देखिए, इट इज वेरी मच सिमिलर टू आर्टिकल 49 विच इंस्ट्रक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। क्योंकि अगेन कल्चर का ही हिस्सा होता है आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर को भी यहां पर प्रोटेक्ट करने की बात की गई है 49 में। सो अगेन वो कल्चर में ही आ जाएगा। 51AG क्या कहता है? टू वैल्यू, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। सो बेसिकली क्या कहा गया है? तीन वर्ड इंपॉर्टेंट है। वैल्यू मींस रिस्पेक्ट करना, प्रोटेक्ट करना एंड इंप्रूव करना। तो वैल्यू का क्या मतलब हो गया? रिस्पेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब क्या? कि भाई जो उनकी एग्जिस्टिंग कंडीशन है वो उससे नीचे लेवल ना जाए। एंड इंप्रूव करना क्या मतलब? कि प्रोग्रेसिव होना, जो हमारी एनवायरनमेंट की कंडीशन है उसे और बेहतर करना। क्या कहता है? कि फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड लिविंग क्रिएचर, सबको हमें प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करना है, उनकी कंडीशन को इंप्रूव करना है। अब ये इसके लिए हम देखते हैं कि लॉज तो हैं। हमने अपनी जो लास्ट वीडियो भी की थी जहां पर हमने लिबरल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कवर किया था, वहां पे हमने कहा था कि देखिए गवर्नमेंट ने उस डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करते हुए क्या किया? बहुत सारे लॉज लेकर आई। बट देन इट इज ड्यूटी कास्ट अपॉन द सिटीजंस एज वेल कि वो भी अपने स्तर पे, बिकॉज यू इफ यू आर इन बिजनेस तो आपको अपने बिजनेस को इस तरीके से चलाना है कि भाई एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीके से चले। इफ यू आर इन सर्विस, आपको इस तरीके से अपने डेली अफेयर्स को कंडक्ट करना है कि एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। सो एज एन इंडिविजुअल आपको हर तरीके से ध्यान रखना है एनवायरमेंट को सेफगार्ड करने का। 51A क्लॉज H टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब होता है you have to bring logic and rationality in your decisions, in your actions. Whenever you are going to take an action, be it for yourself, be it for your organization, be it for your society, be it for your family, आपको उसको scientifically सोचना चाहिए। and जो scientific temper है rather than
superstitions rather than just going what the elder generations have said, नॉर्म्स को फॉलो करना आंख बंद करके, उसको नहीं। आपको यहाँ पर आपको साइंटिफिकली सोचना होगा कि जो हम एक्शन ले रहे हैं क्या वो सही है या गलत है। ह्यूमैनिज्म का मतलब क्या होता है? ह्यूमैनिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि क्योंकि देखिए हमें देखने को मिलता है कि मिडिल ईस्ट में या जो मिडिल टाइम से हमारे जो मिडिल एजेस थी उस समय गॉड वाज गिवन द सुप्रीम इंपॉर्टेंस, जो सुपरनेचुरल पावर्स थी दे वर गिवन द सुप्रीम इंपॉर्टेंस एंड ह्यूमन वर थॉट टू बी विकेड एंड इंफीरियर। नाउ इस आइडियोलॉजी को लड़ते हुए, इस आइडियोलॉजी को चेंज करने के लिए ह्यूमैनिज्म की आइडियोलॉजी आती है। ह्यूमैनिज्म की जो आइडिया है दैट गिव सेंटर प्लेस टू ह्यूमन बीइंग्स, राइट। ह्यूमैनिज्म की आइडियोलॉजी ने कहा कि ह्यूमन बीइंग्स आर इंपॉर्टेंट इन देमसेल्व्स, राइट, दे आर द इंपॉर्टेंट बीइंग्स इन देमसेल्व्स। उनकी आइडेंटिटी किसी सुपरनेचुरल एंटिटी से नहीं है। तो यहां पर ये क्या कह रहा है कि हमें ह्यूमैनिज्म को भी प्रमोट करना है। ह्यूमैनिज्म को प्रमोट करने का मतलब क्या कि इंसान की कद्र इसलिए होनी चाहिए क्योंकि वो इंसान है, राइट, क्योंकि वो इंसान है। तो इंसानों की कद्र करनी है, ह्यूमैनिज्म को प्रमोट करना है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म ये यहां पर हमें लेकर आना होगा, प्रमोट करना होगा। 51A क्लॉज आई क्या कहता है? टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जोर वायलेंस। सबसे पहले पब्लिक प्रॉपर्टी को यहाँ पे सेफगार्ड करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे देखिए सेफगार्ड पब्लिक पॉलिसी का जो यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है, अगेन हमें डीपीएसपी को भी देखने को मिला कि भाई वहां पे भी सरकार को ये दिशा निर्देश है कि सरकार इस तरह से कदम उठाएगी कि प्रॉपर्टी की स्पॉइलेज, डिस्ट्रक्शन, एक्सपोर्ट, रिमूवल एटसेट्रा को बचाया जा सके। एंड वही हम पे भी यहां पर ये लगाया गया। अब देखिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पब्लिक प्रॉपर्टी अब यहां पर दैट देयर इज नो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विद द पब्लिक प्रॉपर्टी। एंड हमें देखने को मिलता है कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि सामने वाली प्रॉपर्टी हमें बिलोंग नहीं करती, पब्लिक प्रॉपर्टी है, वी पे लीस्ट हीड टू दैट प्रॉपर्टी। आपने देखा होगा गुटखा थूकना है या फिर नुकसान पहुंचाना है, वो नाम लिख देना दिल बनाकर और पता नहीं क्या क्या होता रहता है, राइट। अनफॉर्चुनेट है ये, बट यस दिस इज आवर ड्यूटी विच वी एज ऑफ नाउ इंडिया के मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो इसके अगेंस्ट काम करते हुए दिखाई देते हैं। एंड जब वायलेंस भी होती है, वायलेंस में भी हमें देखने को मिलता है कि किसी का गुस्सा किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सरकार के प्रति होता है, सरकारी संपत्ति जो कि पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे नुकसान पहुंचाना, रेलवे को नुकसान पहुंचाना, बसेस को तोड़ना, आग लगाना, पुलिस की गाड़ियों में आग लगाना, जो कि अनफॉर्चुनेट है, विच इज समथिंग विच इज अगेंस्ट आवर पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, चलिए 51A क्लॉज जे कहता है जी टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल and collective activity so that the nation constantly rises to higher level of endeavored achievements। क्या कह गया कि एक्सीलेंस की तरफ हमें बढ़ना है, हमें एक्सीलेंस को अचीव करना है इंडिविजुअल एक्टिविटीज में भी एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज में भी। आप जो भी कर रहे हो, कहते हैं जी जरूरी नहीं है कि आपको देश की सेवा करने के लिए बॉर्डर पर जाना है। कहता है आप जो भी कर रहे हो उसे अच्छे से करो, उसे दिल लगा के करो। आप एक स्टूडेंट हो, ढंग से पढ़ाई करो, आप एक टीचर हो, ढंग से पढ़ाओ, एक डॉक्टर हो, ढंग से सेवा करो, इसी में देश की सेवा हो जाएगी। वही चीज यहां कही है कि वट एवर यू आर डूइंग डू इट विद एक्सीलेंस। इफ यू आर डूइंग इट अलोन डू इट विद एक्सीलेंस, इफ यू आर डूइंग इट टुगेदर विद अदर्स डू इट विद एक्सीलेंस, दैट इज व्हाट इज दिस रिक्वायर्ड, राइट। सो वो चीज यहां पर इसमें कही गई है। एंड आखिरी ड्यूटी क्या है 51A क्लॉज के क्या कहता है? ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स और गार्जियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एज द केस में बी बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14। सो अगेन आर्टिकल 21A लाया गया था 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। एंड हमें देखने को मिलता है कि आर्टिकल 21A को ही फर्दर और इंप्लीमेंट करने के लिए, राइट टू एजुकेशन और तरीके से सही तरीके से बच्चों तक पहुंचे, उसे इंश्योर करने के लिए पेरेंट्स के ऊपर भी ये ड्यूटी लगा दी गई कि भाई उन्हें अपने बच्चों को जो कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के बीच में लाया करते हैं, उन्हें अपने बच्चों को पढ़ाई करानी होगी। तो ये थी कुछ ड्यूटीज जो हमने कवर की। अब केस आया है उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जिसमें क्या कहा गया दैट ऑल द सिटीजंस बिलो द एज ऑफ 14 years हैव अ राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। एंड 2002 में अमेंडमेंट जैसे मैंने आपको बताया कि ऐड की गई थी एंड इट स्टिपुलेटेड दैट इट इज एवरी सिटीजंस फंडामेंटल ड्यूटी, राइट। सो ये वाला उन्नी कृष्णन का जो केस है 1993 का है। एंड इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई हर एक चिल्ड्रन को ये एजुकेशन मिलनी चाहिए। 2002 में फिर हमें देखने को मिलता है कि ये अमेंडमेंट आ गई। रामलीला मैदान इंसिडेंट्स का एक केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट द वर्ड फंडामेंटल इज यूज्ड इन टू डिस्टिंक्ट सेंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
when this word is used for rights, then it implies that these rights are very essential and any law which violate fundamental rights will be declared void. But when this word, that is fundamental word, is used in context of duties, then it is used as a general sense, as it is certain good before the state to achieve. So goal before the state to achieve. So basically ये कहा गया है कि भाई अगर फंडामेंटल राइट्स की बात करें, वहां पे भी फंडामेंटल शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, बट दीज आर नॉट टू बी वॉइड, आई मीन दीज आर नॉट टू बी वॉयलेटेड बाय एनीवन. अगर होते हैं तो कोर्ट तक जा सकते हैं, बट ड्यूटीज के सामने जो ये वर्ड यूज हुआ है वो जनरल सेंस में यूज हुआ है. क्रिटिसिज्म की मैं बात करूं, सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म है वो ये कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एग्जॉस्टिव. अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें हो सकती थी और नहीं है, जैसे कि ड्यूटी टू वोट, ड्यूटी टू पे टैक्स, ये सारी जो चीजें हैं ये इसमें हो सकती थी जो कि इसमें नहीं है, और जो डिमांड थी कि होनी चाहिए, राइट. तो उल्टा हमें देखने को मिलता है कि सवर्ण सिंह कमेटी ने ये सारी चीजें कही भी थी, जैसे कि पे टैक्स, कास्ट वोट, ये वाली चीजें उसमें लिस्ट में थी जो स्वर्ण सिंह कमेटी ने पेश की थी गवर्नमेंट के सामने, लेकिन गवर्नमेंट ने उन्हें नहीं रखा इसमें. कहते जी दूसरा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्लेस्ड अंडर आर्टिकल 4A एंड डीपीएसपीस के भी बाद रखा गया है. कहते जी इसलिए इसको इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती. अगर इन्हें राइट्स के, फंडामेंटल राइट्स के तुरंत बाद एज अ पार्ट 3A रखा जाता तो शायद इन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती एंड जो लोग हैं इन्हें ज्यादा फॉलो करते. तीसरा क्या है, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ वर्ड्स लाइक कंपोजिट कल्चर. अब कहते हैं ये जो वर्ड यहाँ पे यूज कर दिया गया कंपोजिट कल्चर, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ लेमैन टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दिस मीन, राइट. सो जो कंपोजिट कल्चर जैसे जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किए गए हैं बहुत ही ज्यादा वेग हैं और ज्यादा स्पेसिफिक होने चाहिए थे. तीसरा, आखिरी क्या है, चौथा क्या कहता है, द फंडामेंटल ड्यूटीज कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ. सो ये एक सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज आप अगर फॉलो नहीं करते, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई जवाबदेही नहीं है. एंड ये एक सबसे बड़ा कारण बनता है जिसकी वजह से हमें देखने को मिलता है कि लोग फंडामेंटल ड्यूटीज को नहीं फुलफिल कर रहे एंड इसलिए फिर भी इनका कोई असर नहीं हो रहा, राइट. फिर आखिरी क्या है, some duties are of such nature that they are being performed by the citizens, like paying respect to national anthem and national flag, right. So ये I mean this is a criticism in the sense कि भाई ये already हैं, so अगर ये ना भी होता तो भी it was not necessary यहाँ पर तो चल जाता, right. So ये था हमारा fundamental duties. आई होप कि यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज का ये जो सेशन है आपको कंप्लीट समझ आया होगा. मैंने इसमें सारी इंफॉर्मेशन को लाने की कोशिश की. सेशन पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगले सेशन में मिलेंगे. टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड.